हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे हेस लॉ। हेसेस लॉ थर्मो केमिस्ट्री में दो लॉज हैं, एक है लेवोजियर लॉ एंड हेस लॉ। ये दोनों नियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आपको कोई मटेरियल बेसिक स्टेट में नहीं मिले और आपको संभवन ऊष्मा निकालनी है, और बेसिक स्टेट में अगर हो और वो आपस में रिएक्ट नहीं करता और आपको संभवन ऊष्मा निकालनी हो, सबसे बढ़िया एग्जांपल वाटर। H2 और O2 मिलकर H2O बनाते हैं। H2O की संभवन ऊष्मा आप H2 + O2 उनकी मौलिक अवस्था में जब रिएक्ट करेंगे तो जो बनेगा वो H2O, बट मौलिक अवस्था में वो रिएक्ट करते ही नहीं। तो इनडायरेक्टली अगर आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हो तो थर्मो केमिस्ट्री में कुछ लॉज हैं। तो पहला नियम है लेवोजियर। लेवोजियर ये कहता है अगर कोई रिएक्शन A + B गिव्स यू C + D, तो जब ये बैकवर्ड होगी तो भी जो ऊष्मा निकलने वाली है डेल्टा H का जो मान है वो समान रहेगा, केवल क्या बदलेगा, चिन्ह। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बट वैल्यू चेंज नहीं होंगी। सो लेवोजियर्स लॉ ये कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है, एक ही रिएक्शन अगर आप फॉरवर्डली करवाएं या बैकवर्ड रिएक्शन करवाएं तो उसकी जो थर्मो एनर्जी है, जो भी एनर्जी वैल्यूज़ हैं डेल्टा या डेल्टा ई, वो चेंज नहीं होती है। उसमें उस अभिक्रिया की ऊष्मा जो है वो नियत बनी रहती है। सिर्फ क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। क्योंकि अगर अभिक्रिया में मान लो एक्सोथर्मिक है, इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी तो पश्च अभिक्रिया में ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा एच कर्व तो वही रहेगा, ये रिएक्टेंट का हो जाएगा, प्रोडक्ट का तो वैल्यू वही रहेगी, बट साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो ये इतनी ऊर्जा अवशोषित करेगा। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो इसकी एनर्जी इतनी कम है, इसका मतलब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उतनी ऊर्जा क्या हो जाएगी, इमिट हो जाएगी, निकल जाएगी, तो वो ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेवोजियर का लॉ, ये जनरल हम छोटी क्लासों में भी ये पढ़ के आए हैं और बहुत बार हमने इसको यूज़ किया है। नाम इसका है लेवोजियर्स लॉ। सेकंड थिंग है हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ ये कहता है कि कोई रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन है, कोई A है रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट B बनाता है और इसका पूरा चेंज है दैट इज़ डेल्टा H। अब आप A से B नहीं बना पा रहे हैं, आप मानो आपने कोई इंटरमीडिएट X बनाया, दैट विल कन्वर्टेड इनटू Y एंड Y से बन रहा है B, एंड देयर इज़ अनदर वे कि आप कोई Z बना रहे हैं एंड वो Z है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू B। तो आप चाहे A से B डायरेक्ट बनाएं, चाहे A से B X और Y के वाया बनाएं या वाया Z बनाएं, आप ये तीन मेथड अगर अडॉप्ट करते हैं तो इन तीनों की जो टोटल आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, डबल डैश ट्रिपल डैश, और इसको आप डेल्टा H1 कह दें, इसको डेल्टा H2 कह दें, तो आप चाहे किसी भी पथ से A से B में कन्वर्जन करवाएं, तीनों पथों से आपको क्या मिलेगी, समान ऊर्जा मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा H जो है, चाहे A से B डायरेक्ट बनाएं, वो बराबर होगा डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश प्लस डेल्टा H ट्रिपल डैश, और वो बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये तीनों, तो ये हो गया पाथ फर्स्ट जो डायरेक्ट है, ये हो गया आपका पाथ सेकंड जो दो इंटरमीडिएट के थ्रू है, ये हो गया आपका पाथ थर्ड जो एक इंटरमीडिएट के थ्रू है। तीनों पथों से आपको क्या मिलेगी, समान ऊर्जा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि A से B कन्वर्जन किस तरीके से हुआ, किस मेथड से हुआ, किस प्रोसेस से, कितनी स्टेप्स में हुआ है। आप किसी भी स्टेप से जाएं तो आपको एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये कहता है हेस लॉ। तो हेस लॉ जो है वो माइलस्टोन है केमिस्ट्री का,
सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है, जो एप्लीकेशन आप देखेंगे वो है बॉर्न-हैबर साइकिल। आपने पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे बॉन्डिंग, तो आपने बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ा है। एंड बॉर्न-हैबर साइकिल इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन टू जस्टिफाई हेस लॉ। कैसे? वहाँ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। हाईएस्ट क्लोरीन की होती है। ये हम फर्स्ट ईयर में भी देखा है हमने, इसको 11th क्लास में भी देखा है। तो आप उस इलेक्ट्रॉन बंधुता को डायरेक्टली, पहली बात तो गैसेस स्टेट में एक एटम को रखना और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाईली रिएक्टिव होता है एटॉमिक फेज जो है गैसेस पार्टिकल्स में। तो हम इसको देखते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से। हम इसे कैलकुलेट करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से। तो बॉर्न-हैबर साइकिल जो है, दैट इज़ द वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करने का ये बढ़िया तरीका है। देखें आप, एग्जाम्पल भी वही लेते हैं जो पहले लिया गया है, Na सोडियम सॉलिड और Cl2। अब NaCl का जो फॉर्मेशन है उसकी हमें जो निकालनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, NaCl कैसे बने, तो आप देखें कि इन दोनों को मिलाने पर हमें मिलेगा NaCl सॉलिड क्रिस्टलाइन। जो एनर्जी इमिट होगी उसे हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है अपनी नेटिव स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है, और जो क्लोरीन है वो गैसेस फेज में है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्ट रिएक्ट करके अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड का जो रिएक्शन होगी फॉर्मेशन की, उससे जो एनर्जी इमिट होगी हम उसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो दिस इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन, इट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। नाउ सोडियम को अगर हम गैसेस फेज में कन्वर्ट करें तो डेल्टा H सब्लिमेशन, ये सब्लिमेट होगा, सोडियम सब्लिमेट होगा तो सोडियम बनाएगा गैस, और हमारे पास क्लोरीन है। और ये जो सोडियम है अगर हम इसे आयनाइजेशन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट अगर इसको एनर्जी देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Na प्लस गैस फेज में, प्लस हाफ Cl2 गैस फेज में। नाउ अब ये जो क्लोरीन है इसका हम कराएं डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा HD तो डिसोसिएशन एनर्जी भी हाफ होगी, हाफ मॉलिक्यूल है, तो हाफ जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो होगी Na प्लस गैस फेज, और हमारे को मिल गया क्लोरीन रेडिकल गैस फेज में। तो अब दोनों रिएक्टिव स्पीसी हैं। ये जब स्पीसी रिएक्ट करेगी तो इसको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आए। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। एक विलगित गैस या परमाणु अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का अपने बाह्यतम कोश में अवशोषण करता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल इफ द एटम इज आइसोलेटेड। सो ये जब एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बन जाएगा Cl नेगेटिव गैस फेज में, प्लस सोडियम है हमारे पास पॉजिटिव आयन इन गैस फेज। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों बनाएंगे NaCl क्रिस्टलाइन, एंड दैट इज़ लैटिस एनर्जी U। अब हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली? यू कैन कैलकुलेट लैटिस एनर्जी इजीली, you can calculate dissociation energy of Cl2, you can easily calculate the delta HF, sublimation energy of sodium and ionization।
हम क्या नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो फ्रॉम हेस लॉ आप ये यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कैसे भी करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इन सब का क्या है, इससे इसका बनना एक स्टेप में और इस तरीके से बनना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू डेल्टा एच एस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच डी डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड माइनस लैटिस एनर्जी। सो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू द होल प्रोसीजर। बिकॉज ऑफ आप इससे ये डायरेक्ट बनाएं या इस प्रोसीजर से बनाएं, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेस लॉ कहता है पाथ डिपेंडेंट नहीं है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम सब ये जानते हैं इन सब की वैल्यूज़, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर हेस लॉ बॉर्न-हैबर साइकिल, जो आपने लास्ट ईयर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेशंस में आपने इसको पढ़ा है। दूसरा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के फॉर्मेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। बढ़िया एग्जांपल है कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है, हम सल्फ़र और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन से उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर निकालनी हो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की, तो आप PbO की रिएक्शन, PbO की जो रिएक्शन है उसकी हेल्प से ये कर सकते हैं। ये आपके पास है इक्वेशन दी हुई, एक इक्वेशन आपके पास है कि PbO प्लस H2SO4 हाइड्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं हम 5H2, दैट विल गिव यू PbSO4 plus 6H2O and the last one is SO3 plus 6H2O gives you H2SO4 plus H2SO4 5H2। आपके पास तीन रिएक्शंस हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन की डेल्टा एच है दैट इज़ -692.8। सेकेंड रिएक्शन की डेल्टा एच जो है दैट इज़ -97.5 एंड लास्ट रिएक्शन की जो डेल्टा एच है दैट इज़ -171.9। Now add these two equations and you will get PbO सिक्स H2O cancelled out, this will be cancelled out, तो होगा SO3 gives you PbSO4। टोटल एनर्जी क्या होगी, हेस लॉ कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी 269.4 नेगेटिव। ऑल दीज एनर्जी आर इन किलो जूल। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दें, ये आपकी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड एंड ऑन एडिशन ऑफ 2 + 3 गिव्स यू फोर्थ। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 1 and you will get PbO minus now SO3, this is negative, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, PbSO4 cancelled out, so फोर्थ इक्वेशन सॉरी S + 3/2 ये आ गया, ये उस तरफ चला जाएगा SO3 एंड यू विल गेट द डिज़ायर्ड इक्वेशन। और ये कब मिली, जब आपने इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया, दैट मीन्स डेल्टा H1
that is 2 3 and this is 4, delta H1 minus delta H4. Delta H1 is minus 692.8 minus 269.4. आप सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा 423.4 किलो जूल. सो दिस इज़ द आंसर. ओके, गेट इट. तो क्या है कि हम इस रिएक्शन को डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट PbSO4 की PbO जो लेड ऑक्साइड है और लेड सल्फेट है, इसकी हेल्प से हम हेस लॉ इस पे अप्लाई करके हम हीट ऑफ फॉर्मेशन SO3 कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आप इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये अपने नेटिव एलिमेंट से, जो अपने मूल जो तत्व हैं उनसे बनी है. तो इस इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ डेल्टा HF ऑफ SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन. ओके, सो अब इसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन में जब आपके पास दहन ऊष्मा है या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, संभवन ऊष्मा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें जब आपको कैलकुलेट करनी हो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन से, तो आप हेस लॉ दिमाग में रखें कि आप मल्टीपल स्टेप्स में चाहे करवाएं, टोटल एनर्जी चेंज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेस लॉ. नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे. थैंक यू.